बीए भाग प्रथम की समस्त छात्रों का आज स्वागत है। हम लोग राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग कौटिल्य के विचारों को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम अंतर्राज्यीय संबंध के विचार पढ़ रहे थे। तो हमने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे षड्गुण नीति या विदेश नीति के गुण। षड यानी छह इसके नीति बताई हैं कौटिल्य ने, जो कि एक विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं। पहली बात आती है छह नीति जो है विदेश नीति के कारण बताए हैं तत्व। पहला है संधि। संधि हर राज्य जो है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने विकास के लिए दूसरे देशों के साथ वह संधि करता है, और वह संधि जो है वह जब तक उसके अपने हितों की, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है तब तक वह संधि को करता है। दूसरा आता है इसमें जो नीति है विदेश नीति का, वो है विग्रह। विग्रह का अर्थ यहाँ पर युद्ध है। कौटिल्य कहते हैं कि युद्ध जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश युद्ध, फिर दूसरा है कूट युद्ध, और तीसरा है तूष्णीय युद्ध। प्रकाश युद्ध जो है, प्रकाश युद्ध जो है उसका मतलब होता है, प्रकाश का मतलब है चेतावनी देना, यानी चेतावनी देकर उसमें युद्ध किया जाता है। कूट युद्ध है जब कोई सूचना नहीं दी जाती, ना कोई चेतावनी दी जाती है, और बिना उसके ही हम युद्ध करते हैं। फिर आता है तूष्णीय युद्ध। तूष्णीय युद्ध होता है ये गुप्तचरों के द्वारा किया जाता है, जैसे कोई विष दे दिया जाए या दवा के द्वारा ये युद्ध किया जाता है, इसको हम कहते हैं तूष्णीय युद्ध। फिर तीसरा जो इसकी नीति का, विदेश नीति के षड्गुण नीति में तीसरा है आसन। आसन का मतलब होता है यहाँ पर तटस्थता या उदासीनता की नीति, यानी किसी के द्वारा इन तटस्थता के द्वारा या उदासीनता के द्वारा उसमें उपेक्षा करना उसकी। चौथा इसमें कारण है वो है यान। यान क्या है? शक्ति का अधिक होना, यानी हम शत्रु के विरुद्ध तैयारी करते हैं और वास्तविक आक्रमण किया जाता है। यान का मतलब होता है आक्रमण करना, तो यानी शक्ति अधिक होती है तब हम आक्रमण की तैयारी करते हैं, और शत्रु के विरुद्ध तैयारी करके और उस पर वास्तव में हम आक्रमण करते हैं। पांचवा इसके अंतर्गत है संश्रय। संश्रय का मतलब होता है आश्रय लेना, यानी शक्तिशाली राजा के यहाँ पर आश्रय से शक्ति को पूरा करना। यह स्थायी नहीं होती है, तो स्थायी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई अपनी शक्तिशाली राजा के अपने बचाव के लिए या किसी प्रकार के संकट के समय हम किसी शक्तिशाली राजा के यहाँ पर संश्रय या आश्रय लें। फिर आता है द्वंद्वी भाव। द्वंद्वी भाव 2 प्रकार के, द्वंद्वी का मतलब है 2 प्रकार के नीति। इसमें एक तरह तो संधि होती है और दूसरी होती है विग्रह। ये एक साथ कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक के साथ तो हम संधि करते हैं, दूसरे के साथ हम विग्रह करते हैं, यानी हम तोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो हैं 6 प्रकार की नीति। इसमें अब षड्गुण नीति का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि इष्ट सिद्धि या कार्य सिद्धि होना चाहिए, सीमाओं की सुरक्षा सतर्कता पूर्वक होनी चाहिए, शक्ति और कौशल की सिद्धि होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति विदेश नीति का आधार स्तंभ होना चाहिए, यानी हमारी भौगोलिक स्थिति कैसी है उसके आधार पर ही नीति का निर्धारण करना चाहिए। इसका प्रयोग कैसे किया जाए, ये तो उद्देश्य थे। अब है प्रयोग कैसे किया जाए। प्रयोग है कि पहले तो है कि वृद्धि करने वाले गुण का अवलंबन। इन तीनों जो 6 नीतियाँ बताई हैं, 6 गुण बताए हैं, इनमें से ऐसी गुण को अपनाना है जो कि वृद्धि करे सके। दूसरी बात आती है बल और साधनों का मूल्यांकन, कि हमारे पास कितनी शक्ति है, कितने साधन हैं, उसके आधार पर ही हम किसी गुण का प्रयोग करें। गुणों का यथोचित प्रयोग, हम जो भी गुण कर रहे हैं स्वदेश नीति के निर्धारण में, तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है, क्योंकि युद्ध हमेशा सबसे लास्ट में किया जाता है, तो इसलिए पहले और नीतियों को अपनाया जाए, गुणों को अपनाया जाए, और उसके बाद ही लास्ट में हम युद्ध को अपनाया जाए। इसका महत्व क्या है षड्गुण नीति का? जो राजा परस्पर मिले हुए इन 6 गुणों को भली भांति विचार कर काम में लेता है, वह निश्चय ही अपनी बुद्धि रूपी सांकल से बंधे हुए अन्य राजाओं के साथ
राजनीति के खेल को अपनी इच्छा से खेल सकता है, यानी वह विवेक के द्वारा इन 6 गुणों को प्रयोग कर सकता है और वह अपनी बुद्धि के द्वारा सभी राज्यों के साथ अच्छी तरह से खेल सकता है। तो ये तो हमने देखे षड्गुण नीति। अब तीसरा जो उपाय क्या है? उपाय के चार उपाय, नीति के 4 उपाय ये हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पेपर में हमने शक्ति के अंतर्गत पढ़ा होगा कि साम दान दंड भेद, है ना, साम दान दंड भेद पढ़ा हुआ। तो इनमें सबसे पहले आता है साम। साम का अर्थ क्या होता है? समान, जैसे समझाना होता है, यहाँ पर है समान, अर्थात स्व और पर को भेद नहीं करता, सबको समान मानता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक तो गुण संकीर्तन यानी प्रशंसा करना, संबंधोपाख्यान, विवाह या गुरु द्वारा संबंध स्थापित करना, विवाह कर लेना, ये तो है साम। परस्पर उपकार यानी एक दूसरे को उपकार करना। फिर चौथा है संदर्शन और 5वां है आयति प्रदर्शन यानी फल की आशा करना। ये तो है साम। दूसरा है दान। जब हम किसी को जैसे आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, किसी को भूमि दे देते हैं या कोई दान करते हैं, तो ये आर्थिक जो सहायता होती है वो क्या कहलाती है? दान। फिर आता है भेद। भेद का मतलब होता है कि उसमें किसी प्रकार से उसमें फूट डालना, तो ये कहलाता है भेद। फिर आता है दंड। दंड का मतलब होता है युद्ध की स्थिति करना या उसको सजा देना, उसको किसी प्रकार से दंडित करना, या ये तो है उपाय। फिर आता है दूत। अब दूत क्या होते हैं? आप देखते हैं आजकल भी जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उनका क्या होता है? इसके ऊपर ही हमारे पूरे दो देशों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं वो उनके विचारों के किस प्रकार से वो हमारी संस्कृति का, हमारे विचारों का, देश के विचारों का वो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके आधार पर ही 2 देशों के संबंध स्थापित होते हैं। अब यहाँ पर जो कौटिल्य ने बताया है वो है इसकी अर्थ, और हम सबसे पहले देखते हैं दूत का अर्थ क्या है। राज्यों में निरंतर संबंध बनाए रखने के लिए दूत को बनाया जाता है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यवन राजा सेल्यूकस का दूत था। डायमेचस बिंदुसार मौर्य के दरबार में यवन राजा का दूत था। दूत राजा के मुख के समान माना जाता है। स्वामी की बात को कहना दूत का धर्म है। दूत को अनेक उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी उसके शक्तियाँ प्राप्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं। दूत और उसके साथी को अवध्य समझा जाता है, यानी उसको मारा नहीं जा सकता। किसी भी राजा के पास जब कोई दूत जाता है तो उसको वह अपनी पूरी बात रखता है, उसको किसी प्रकार से कष्ट या उसको मारा नहीं जा सकता। दूत के प्रकार है, पहला है निसृष्टार्थ यानी अमात्य के समान गुण और स्थिति होती है इसकी। विवादास्पद विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है, ये होता है निसृष्टार्थ। फिर है परिमितार्थ अमात्य के गुणों से 1/4 गुण कम होते हैं इसके। उन्हें विषयों पर निर्णय लिया जाता है जिन्हें उसे निर्दिष्ट रूप से प्रदान किए जाते हैं, यानी जिस विषय पर उसको निर्णय लेने का अधिकार है वही उन्हीं पर निर्णय ले सकता है। बाकी अन्य जो निसृष्टार्थ जो है वह विवादास्पद यानी बहुत कठिन जो निर्णय होते हैं, विषय होते हैं, उन पर वह निर्णय ले सकता है। फिर आता है शासनहार होता है, ये अमात्य के गुणों से आधे कम होते हैं इसके, और ये एक प्रकार से संदेशवाहक होता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर आते हैं दूत का कार्य क्या है। दूत का कार्य है वैध रूप से ये क्या होते हैं? गुप्तचर होते हैं। और दूत का सबसे बड़ा काम होता है कि वह अपनी जो कार्य दिया गया उसमें उसका सफलता का निश्चय करना, और दूत जो है वो समस्त कार्यों को संपन्न करता है जो उसको निर्देशित किए जाते हैं। अब दूत को सबसे पहले की बात होती है कि इसको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है इसको मद्य निषेध होता है, यानी उसको मद्य का पान नहीं करना चाहिए। किसी के साथ सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो उसको रात में बोलने की आदत होती है, तो कई बार वो देश की कोई गुप्त बात भी वह बता सकता है, इसीलिए उसको सोना नहीं चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए। अब विदेश अंतर्राज्य संबंध में सबसे जो मुख्य बात आती है वो आते हैं गुप्तचर। अब गुप्तचर यानी गूढ़ पुरुष, ये क्या होते हैं? जो गुप्त दृष्टि रखने वाले होते हैं। इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? योग्यताएं होती हैं ये राजभक्त होते हैं, अनुभवी होते हैं, कर्मनिष्ठ होने चाहिए, नीतिज्ञ होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, कर्तव्य के प्रति जागरूक होने चाहिए और अनेक विद्याओं में सिद्ध होने चाहिए।
दूत और गुप्तचर में अंतर क्या है? दूत होते हैं जो वैध व्यवस्था में होते हैं, और गुप्तचर होते हैं अवैध व्यवस्था के अंग होते हैं। और दूत जो हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं, जबकि गुप्तचर जो हैं विविध उद्देश्य होते हैं उसके, अतः विविध नाम होते हैं, वेशों में रहते हैं, तो यानी वो कई उसके उद्देश्य होते हैं। और जबकि दूत क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। गुप्तचरों के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है काप्टिक। काप्टिक होता है जो छात्र वेश में जाते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने ही नहीं आने, हम देखते हैं हिंसांग पढ़ने आया था, छात्र के रूप में चीनी यात्री था और वो वहाँ पर पढ़ने आया था, तो इसलिए क्या है कि छात्र के रूप में ही आते हैं। फिर है उदास्तित। उदास्तित होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, पवित्र और सन्यासी भेष के रूप में रहते हैं, और ये विद्यार्थी और धन लेकर कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करने वाले स्थान पर जाते हैं, और वहाँ पर ये गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। फिर है गृहपथिक। ये बुद्धिमान होते हैं, पवित्र हृदय होते हैं, गरीब किसान होते हैं, कृषि कार्य के लिए निर्धारित भूमि में जाकर कार्य करते हैं। फिर होते हैं वैदेहक। वैदेहक होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, पवित्र होते हैं, हृदय होते हैं, गरीब व्यापारी के भेष में जाते हैं। तापस होते हैं जो मुंड अथवा जटिल भेष में रहकर जीविका के लिए राजा का काम करते हैं। इसमें इसके शिष्य जो है प्रचार करते हैं कि ये बड़े महात्मा हैं, योगी हैं, भविष्यवाणी करने वाला है, इस प्रकार के उसके चेले चपाटे भी साथ में होते हैं। और ये भ्रमणशील होते हैं, गुप्तचर के रूप में होते हैं। फिर होते हैं 4 प्रकार के ये भ्रमणशील गुप्तचर होते हैं। जैसे सत्री होते हैं जो राजा के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। सामुद्रिक विद्या होती है, ज्योतिष, व्याकरण, वशीकरण, कामशास्त्र, वाचना, नाचना, गाना, पक्षी शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि की कला में ये निपुण होते हैं। तो ये तापस जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। फिर होता है तीक्ष्ण होते हैं जो धन के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके हाथी, बाघ, सांप से भिड़ जाते हैं। और दूसरे होते हैं रसद, जो क्रूर प्रकृति से आलसी होते हैं, अपने बंधुओं में जहर प्रेम न करने वाला होता है, यानी रसद यानी जहर देने वाले होते हैं। फिर होते हैं परिव्राजिकता, यानी आजीविका का इच्छुक होता है, दरिद्र, प्रौढ़ होते हैं, विधवा, दबंग, ब्राह्मणी, रणिवास, अमात्यों के घर में प्रवेश करने वाली, सन्यासिनी के वेश में काम में करने वाली स्त्री। तो ये सब क्या है कि ये परिव्राजिका होते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं जो भ्रमणशील होते हैं और ये तापस के रूप में रहते हैं। तो ये सभी क्या है? दूत और गुप्तचर होते हैं। तो ये तो हमने आज पढ़ा कौटिल्य के